फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से उसके 3 टॉपिक पढ़ लिए थे जो सेकंड सेमेस्टर में चलती है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं अपना जो फोर्थ टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फोर्थ टॉपिक के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग के बाद में पढ़ेंगे हम डेफिनेशन के बाद में पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक, मतलब उसके लक्षण क्या है। लक्षण के बाद में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर वो पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले एक सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कौन है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर है टेलर। जो टेलर है वो उन्होंने क्या है कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स चलती है उस पर सबसे ज़्यादा वर्क किया, इसी कारण उसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम, अब चलते हैं हम सिलेबस की और सिलेबस में सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मीनिंग। तो मीनिंग क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। मीनिंग में देखते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो दो वर्डों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स। तो एग्रीकल्चर तो आपको पता ही होगा कि क्या है। एग्रीकल्चर लेटिन भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एगर और कल्चरा। एगर का अर्थ होता है सोइल और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। ये चीज़ तो आपको पता होगी। लेकिन ये एक नया टर्म्स आया है इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा की जो वर्ड है ओकेनोमिया से लिया गया है। ओकेनोमिया का मीन्स होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का एक बिल्कुल ईजी सा उदाहरण है कि कोई भी हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को 5000 रुपीज़ देगा कि तू अपना घर खर्च इन्हीं से चला लेना। तो वो क्या करेगी कि उन 5000 रुपये में अपना घर को एक महीने के लिए मैनेज करेगी, कैसे भी जो उसकी अनवांटेड जो आवश्यकता है उनको वो दूर करेगी और जो यूज़फुल आवश्यकता है उन्हीं को वो काम में लेगी। तो उसके आधार पर वो 5000 रुपये में अपना खर्चा चलाएगी। तो ये हो गई अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एक बार वापस से देखते हैं। जो एग्रीकल्चर है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एगर और कल्चरा। एगर का अर्थ होता है सोइल और कल्चरा का होता है कल्टीवेशन। तो ये एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद में देखा हमने कि इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के जो वर्ड है इकोनोमिया से मिलकर बना है। इकोनोमिया का अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर का प्रबंधन। तो ये हो गया अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मीनिंग। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चलेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर क्या है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन, उसके बाद में उनका कंजप्शन करने के बाद में क्या करेंगे कि उनको एक्सचेंज करेंगे करने के बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब ये जो चार चीज़ें हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। कौन कौन सी? एक तो प्रोडक्शन के बाद में कंजप्शन के बाद में एक्सचेंज के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चेन है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर इनमें से एक भी चेन गायब हो जाती है तो जो ये सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है पूरा। मान लो कि अपने पास एक्सचेंज करने वाला कोई नहीं है तो फिर ये चेन है यहीं पे जाके रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास नहीं जाएगी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो ये चार चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिक्स से इन चार चीज़ों पर एक बेस होती है। एक तो प्रोड्यूसर पर, एक कंजप्शन पर और एक एक्सचेंज पे और एक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये जो चार चीज़ें हैं इन पे जो इकोनॉमिक्स है वो तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। एक बार वापस से देखते हैं। बिल्कुल इजी और सिंपल वे के अंदर मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ आपके लिए। जो बुक्स है उनके अंदर थोड़ी हार्ड वगैरह मिलेगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लेके आया हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो मतलब इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच, मतलब इकोनॉमिक्स की वह शाखा जिसमें एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, जो सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है, मतलब इनकी स्टडी की जाती है। उसी को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। नोट्स है जो ये पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको नोट्स वगैरह पे तो ज़्यादा फोकस करना नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको यही बोला था कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा समझ में आती है। और जो आपका जो एग्जामिनर आएगा, जो मतलब वाइवा लेने आएगा, वो आपका बेसिक ही पूछेगा। ये से नोट्स वगैरह से कुछ नहीं पूछता है। वो देखता है कि स्टूडेंट को कितना क्या आता है। तो आपको सबसे पहले अपना बेस तैयार करना है
तो बेस के अंदर हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख ली कि एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसी को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। डेफिनेशन लिखने का एक सीधा सा वे है कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी तो एक ब्रांच है, और उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो सभी उन चीज़ों की स्टडी करते हैं ना, तो वो डेफिनेशन के अंडर में आ जाती है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सबसे पहले इकोनॉमिक्स की ब्रांच होगी जिसके अंदर क्या करेंगे हम, इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्सचेंज करेंगे उनको, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद हम उनका कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करने के बाद एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये हो गई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद में हम करेक्टर देखते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। तो इसके 5 करेक्टर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के करेक्टर से। पहला है रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मान लो कोई फार्मर है, अगर वो नई नई अगर ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक तरीके को छोड़कर नए नए इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका एक अच्छा खासा रोल होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। इसी कारण ये फर्स्ट अपना जो करेक्टर है वो हो गया रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये फर्स्ट करेक्टर हो गया। दूसरा करेक्टर होगा अपना ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड का अर्थ होता है व्यापक, तो बड़े क्षेत्र के अंदर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका किस प्रकार से यूज है। मान लो ये कोई गांव है और ये कोई राज्य है, तो हम क्या करेंगे, जो गांव है वहाँ से जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त होगा और जो पूरे एक स्टेट से प्राप्त होगा, तो अगर हम इनकी तुलना करें तो तुलना में इसका प्रोडक्शन क्या होगा, हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। तो उस प्रोडक्शन से क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को इन मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो एक बड़े दायरे के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी कार्य करती है, साथ में जो नेशनल इनकम है मतलब राष्ट्रीय आय है उसको भी बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसका जो स्कोप है उसको हम ब्रॉड एक बड़े स्तर पे भी मानते हैं। और अपना तीसरा जो इसका करेक्टर है वो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, मतलब समाज पर जो इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज पर इकोनॉमिक्स का प्रभाव क्या है। तो बात करते हैं हम समाज के अंदर। मान लो कि 2 फार्मर है, पास पास में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी है। तो पहला फार्मर है वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके खेती कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन जो पहले करता था उसकी तुलना में 2 गुना हो गया है। और जो उसका जो पड़ोसी फार्मर है वो क्या करता है, फार्मिंग करता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो ट्रेडिशनल तरीके से करेगा तो उसका प्रोडक्शन पहले था वैसा ही रहेगा। अगर वो दोनों आपस में मिलेंगे तो वो फर्स्ट वाला बोलेगा कि मेरा प्रोडक्शन तो इतना हो गया और सेकंड वाला बोलेगा मेरा प्रोडक्शन सिर्फ इतना सा हुआ है। तो इसका क्या होगा कि जो समाज पर भी एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो जो सेकंड वाला फार्मर है वो फर्स्ट वाले फार्मर की तरह न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करेगा। इस प्रकार जो समाज है उसके अंदर भी एक तरह से प्रभाव डालती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। चौथा अपना है पावर कंजप्शन, जो पावर है उसको किस प्रकार से कंज्यूम करता है। मान लो कोई फार्मर है उसके पास 20 लाख रुपए है, तो वो 20 लाख रुपए है तो वो खुद के इक्विपमेंट्स रख लेगा, जैसे खुद का ट्रैक्टर ले आएगा, खुद की सीड ड्रिल मशीन ले आएगा। तो उससे क्या होगा कि वो बीज वगैरह खुद मतलब खेत के अंदर बीज वगैरह खुद उगा लेगा। और एक दूसरा फार्मर है उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ वो अपना खेती मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसके आधार पे नेक्स्ट क्रॉप की जो बीज वगैरह वो लेके आता है। तो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट फार्मर है उसकी तो पावर ज़्यादा है और जो सेकंड फार्मर है उसकी कम है। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका ये करेक्टर पावर कंजप्शन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि जिस व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो खुद की रिसोर्सेज ले आएगा और जिसके पास नहीं होंगे वो दूसरे की रिसोर्सेज पे डिपेंड रहेगा। इसके बाद में 5वां अपना जो करेक्टर है वो रिलेशन विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर रिलेशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कैसा है। तो एक सीधे एक ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ अपनी तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे मतलब है ये प्रोडक्शन है और ये गुड्स है, तो जैसे जैसे गुड्स का क्या होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, कोई चीज़ हमने
ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेवलप कर लिया, ज़्यादा विकसित कर लिया, फिर ज़्यादा मात्रा में बना ली, तो उसको हम क्या करेंगे कि अदर एरियाज़ में भेजेंगे, अदर एरियाज़ में जाएगी तो उससे हमें पैसे और एक्स्ट्रा में प्राप्त होंगे। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो रिलेशन विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके अंदर भी एक तरह से बहुत अच्छा अपना अहम रोल निभाती है। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल से, जो 5 करेक्टर पढ़े हमने उनकी डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट करेक्टर है अपना रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो हम इनका क्या करेंगे, डिटेल से जो चीज़ें नोट्स वगैरह में है और मैंने जो कंटेंट तैयार किया है उसका डिस्क्रिप्शन देखते एक बार। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का किसी देश की आर्थिक विकास में मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो किसी भी जो देश है उसके जो आर्थिक विकास है उसका, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब महत्वपूर्ण योगदान का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मान लो कि किसी देश की जो एग्रीकल्चर के अंदर भागीदारी 50% है, जीडीपी के अंदर 50% भागीदारी है, तो वो एक मतलब कृषि प्रधान उसको बोल सकते हैं। तो उसकी जो 50% इनकम हो तो एग्रीकल्चर से जनरेट हो रही है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है सीधा सा बिल्कुल, कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। मतलब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हम उनके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, कोई चीज़ है उनका डेवलपमेंट करेंगे। मान लो कि अभी मेरे पास से 1 लाख रुपए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बाइक खरीदूँगा। अगर मेरे पास से 10 लाख रुपए आ गए तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छी सी गाड़ी और ले आऊँगा। तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो दूसरा इसका जो दूसरा करेक्टर है वो है ब्रॉड स्कोप, मतलब व्यापक जो इसका स्कोप है वो क्या है। तो व्यापक की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण करेक्टर है। मतलब जो ये ब्रॉड स्कोप है वो एक महत्वपूर्ण करेक्टर है। महत्वपूर्ण करेक्टर क्यों है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का दायरा व्यापक है, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका दायरा है ना बहुत बड़ा है। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से सीधा सा समझ में आ जाएगा कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है मतलब किसी फार्मर द्वारा क्रॉप उगाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो इनकम जनरेट होती है वह व्यापक होती है। अभी आपको एग्जांपल ही समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो ये एग्जांपल में हम जो एग्जांपल है उसका मतलब ये है कि कोई भी किसान है वो सबसे पहले क्या करेगा, किसी फसल को उगाएगा, उगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग करेगा, हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करेगा कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट तक कर देगा ना, तो उससे एक आय प्राप्त होगी। वो आय प्राप्त होगी उससे क्या होगा कि जो फार्मर है उसको भी इकोनॉमिक मतलब उसको पैसे मिलेंगे, बदले में वो बहुत लोगों को रोज़गार देगा। इसी कारण जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो एक व्यापक एरिया है, एक छोटा एरिया नहीं है कि किसी कस्बे वगैरह के अंदर ही होता हो, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है एग्रीकल्चर। इस कारण हम एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसको व्यापक बता देते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा करेक्टर है वो है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पर इसका क्या प्रभाव है। तो समाज की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सोसाइटी में भी बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान कैसे है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो कोई छोटे एरिया के अंदर तो होती नहीं है, और विशेषकर समाज के अंदर, मतलब जो अपनी इंडिया के अंदर जो जनसंख्या है वो 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो जो समाज है उसके अंदर एक अच्छा इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी कारण इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के अंदर देख ये चीज़ आती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है विलेज डेवलपमेंट पॉवर्टी रिडिगेशन। विलेज डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि कोई भी गांव है उसके अंदर एग्रीकल्चर परंपरागत तरीके से हो रही है, तो हम उसके अंदर मॉडर्न मतलब नई नई तकनीकें यूज करवा के या फिर यूज करके जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो गांव है उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो लोगों का क्या डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ हो गई अपनी विलेज डेवलपमेंट। पॉवर्टी का मतलब भी एक मतलब गरीबी, कि कोई फार्मर है उसके पास पैसे की कमी है, तो जैसे जैसे वो नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करेगा तो उससे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बढ़ेगी तो जो गरीबी है उसका भी उन्मूलन हो जाएगा, मतलब गरीबी को भी हटाया जा सकता है। तो ये अपना हो गया 3 करेक्टर। तो अपना चौथा करेक्टर है पावर कंजप्शन। पावर को कंज्यूम कैसे करेगा, तो इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि कोई भी फार्मर है वो उसके पास इनकम ज़्यादा है तो वो किसी भी चीज़ को खरीदने की एबिलिटी रखेगा यानी योग्यता रखेगा, तो उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, तो वो पावर कंजप्शन हो गई। अब हम बात करते हैं कि नोट्स के अंदर क्या है। तो पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन यह एक प्रभावी करेक्टर है, मतलब इफेक्टिव करेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होती है
उससे फार्मर की वस्तु को परचेज करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि मेरे पास अभी मान लो कि 10,000 रुपये है, तो मैं 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग ही मोबाइल लेके आऊँगा। और मेरे पास मान लो कि अभी 1.5 लाख रुपये है, तो मैं 1.5 लाख रुपये के अकॉर्डिंग ही मोबाइल लेके आऊँगा। तो ये क्या है कि परचेज करने की क्षमता भी बढ़ा देता है, इसी कारण इसको पावर कंजप्शन बोला जाता है। और ये अपना 5वां पॉइंट है, वो है रिलेशन विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में किस प्रकार से रिलेशन करता है, तो जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी बढ़ जाएगी। यानी सीधी सी बात है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जो व्यक्ति है उसके पास पैसे आते जाएंगे। और हमने देखा भी था पिछली क्लासों में कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमारे पास पैसे हैं उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। और इकोनॉमिक्स से ही हमें ये सिखाती है कि हम पैसों का किस प्रकार से और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी हो गए करेक्टर। तो एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से करेक्टर पढ़े हमने। पहला करेक्टर देखा हमने, रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का डेवलप करने के लिए किस प्रकार से कैसा योगदान है। दूसरा पढ़ा हमने ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप का मतलब है कि एक व्यापक क्षेत्र है, उसके अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किस प्रकार से डेवलप हो सकती है। तीसरा पढ़ा हमने इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका सोसाइटी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। चौथा पढ़ा हमने पावर कंजप्शन। मतलब जो पावर है उसको किस प्रकार से कंज्यूम किया जा सकता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंडर। पांचवा पढ़ा हमने रिलेशन विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो अपना रिलेशन दिखाती है। तो ये हो गया अपने करेक्टर्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। इसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड रोल इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए उसका रोल क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो जो हम फूड प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर जो कमियां हैं उनको सिक्योर मतलब उनको और भी बेटर बनाने का प्रयास करती है, इसी कारण इसको फूड सिक्योरिटी बोला जाता है। दूसरा अपना है रूरल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो जो ग्रामीण इलाके हैं उनको डेवलप करने का कार्य करती है, क्योंकि सीधी सी बात है जिस गांव के अंदर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तीसरा अपना है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो सीधी सी बात है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती जाएगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसके बाद में हमारा जो चौथा है वो है ट्रेड एंड ग्लोबल मार्केट। ट्रेड का मतलब है कि व्यापार जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे वो व्यापार भी उतना ही ज़्यादा करेंगे। और ग्लोबल मार्केट, किसी के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे होंगे तो वो वर्ल्ड लेवल पे अपना बिजनेस करेंगे। एग्जांपल की बात करें तो ये अपना जो मुकेश अंबानी है उनको देख लो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है तो वो क्या करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे अपना जो बिजनेस करते हैं। उसके बाद में अपना पांचवा करेक्टर है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेन करती है। सस्टेन का मतलब है कि सतत बनाती है, कि जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ना तो कोई साइड इफेक्ट पड़े और जो अपने जो सोइल वगैरह है वो भी एक प्रकार से जो प्रोडक्शन देती है वो अच्छे से देती रहे, ये चीज़ें आती है। अभी हम बात करते हैं इनकी डिटेल से कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किसका कितना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। पहला पढ़ा हमने फूड सिक्योरिटी, यानी फूड को किस प्रकार से सिक्योर करता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता का विश्लेषण करने, यानी सबसे पहले विश्लेषण करेगा, उसके बाद में उसमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मदद करने का कार्य करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ हो गई कि कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर जो हमें फूड है उसको मतलब भोजन है उसको प्रोड्यूस किस प्रकार कर रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के हैं। सबसे पहले तो उनका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन हमें प्राप्त हुआ उसमें अगर किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उसको सुधारे किस प्रकार। तो ये सभी चीज़ें हम फूड सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं। फिर दूसरा अपना रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर रोजगार और आय का एक प्रमुख सोर्स है। मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एग्रीकल्चर के मतलब एग्रीकल्चर पे जितने लोग मतलब एग्रीकल्चर पे जितने लोग डिपेंड है तो वो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा उनको प्राप्त होगा तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो जो गांव के लोग हैं वो पूरे गांव का विकास करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विलेज डेवलपमेंट पॉवर्टी रिडिकेशन आदि को इम्प्रूव करता है। मतलब गांव का विकास कर देगा, गरीबी हटा देगा, इन सभी को इम्प्रूव करने में मदद करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके बाद में तीसरा अपना ग्रोथ इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, और जो उद्योग धंधे हैं उनको रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो जो सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, एग्रीकल्चर के अंदर फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जितने लोगों ने काम किया तो उनका क्या हुआ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। उसके बाद में भी जो फैक्ट्रियों के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं किस चीज़ की प्रोसेसिंग के लिए, तो उनको भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बदौलत ही क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई उनकी। तो इस प्रकार ये एक चेन होती है जो जुड़ी रहती है आपस में। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस प्रकार से चीज़ों को इफेक्ट करती है, मान लो कि किस चीज़ का प्रोडक्शन, मान लो कि स्टार्टिंग में कोई क्रॉप हमने उगाई है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, तो उससे जो लोग हैं उनकी इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो। इसके बाद में अपना चौथा है, चौथा अपना ट्रेड एंड ग्लोबल मार्केट। ट्रेड का मतलब तो व्यापार होता है कि एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, मतलब आपस में व्यापार करना। और दूसरा अपना है ग्लोबल मार्केट, जो वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट होते हैं, मतलब इंडिया टू चाइना, इंडिया टू अमेरिका, तो ये हो गया अपना ग्लोबल मार्केट। तो इनके अंदर क्या होता है कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। मतलब जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो इम्पोर्ट होता है और एक एक्सपोर्ट होता है। एक तो हो गया इम्पोर्ट, एक हो गया एक्सपोर्ट, ये दो चीज़ें होती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। इम्पोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को बाहर भेजना, इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब अपने पास मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर भेजना। तो ये हो गया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये हो गया। तो अब इसका एग्जांपल देखें कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अपने जो अपना इंडिया है वहाँ पे मान लो कि जो एप्पल है वो अपने जो इंडिया की जो मतलब डिमांड है वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में भी अगर कुछ बच रहे हैं तो हम जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर भेजेंगे तो उससे हमें और भी अच्छी प्राइस मिलेगी। तो ये हो गया अपनी ट्रेड एंड ग्लोबल मार्केट। उसके बाद में अपना पांचवा है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो एनवायरमेंट को किस प्रकार सस्टेन करता है, तो इसमें है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट को सस्टेन करती है ताकि प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ये जो एनवायरनमेंट सस्टेन है इसका मतलब है कि जो हम कोई भी कृषि करें तो उसके अंदर केमिकल वगैरह है वो ना के बराबर यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो भी उससे इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर अपनी जो सॉइल अच्छी रहेगी, सॉइल की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगी, उससे जो अपने देश की जीडीपी है वो बढ़ेगी, क्योंकि लगभग 21% के आसपास जो अपनी जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और नेशनल इनकम में तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अपने ये हो गए टॉपिक कंप्लीट। एक बार वापस से देख लेते हैं अपना सिलेबस क्या है। टॉपिक नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मीनिंग पढ़ा सबसे पहले कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स उसकी मीनिंग देखा हमने। मीनिंग के अंदर देखा कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बनाता है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लिया। उसके बाद में हमने डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन के अंदर देखा कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है उसके अंदर गुड्स और जो सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, तो उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं, 5 करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हमने। उसके बाद में पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस एंड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो किस प्रकार से इकोनॉमिक्स है उसको डेवलपमेंट करती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।